मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से, यह फर्स्ट वीडियो है, इसके माध्यम से आईएएस, पीसीएस, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे बिहार पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, जो भी है, एसआई है, दरोगा, जो भी है, सभी के लिए समान ज्ञान से एक नया सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी से नम्र आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो आइए आज हम सभी समान ज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग प्रथम टॉपिक भारतीय जनगणना 2011 का विस्तृत जानकारी करेंगे। इस जानकारी से हम लोग को जो भी एग्ज़ाम हम लोग देंगे उसमें बहुत अच्छा साबित होगा। अर्थात इसमें ऐसे ऐसे मुख्य बिंदुओं को लिखा जाएगा या बताया जाएगा, उसको याद करने के लिए ट्रिक बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सके और अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है भारतीय जनगणना 2011। भारतीय जनगणना 2011 का फर्स्ट पॉइंट में हम लिखे हैं कि भारत में विधिवत पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। विधिवत का अर्थ हुआ कि माने क्रमवार तरीका से माने जनगणना को स्टार्ट किया गया। माने उस समय भारत की जनसंख्या को गिना गया, माने रजिस्टर के माध्यम से जनगणना किया गया। कब? 1972 में। आप लोग को याद रखना चाहिए कि भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 1872 में। लेकिन जो दशकीय जनगणना होती है हर 10 वर्ष के बाद, जैसे 2011 में हुआ था, 2011 में हुआ था, अब 2021 में होगा, तो जो दशकीय जनगणना स्टार्ट हुई थी वह 1881 ईस्वी से शुरू हुई है। इसके बाद हम लोग का सेकेंड पॉइंट है जनगणना 2011 का शुभारंभ 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, माने जो देश का प्रथम नागरिक होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति कौन थे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यहीं इनके द्वारा जनगणना फॉर्म भर कर किया गया। और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी यह प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। माने भारत का कोई पूछेगा कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, कौन थी, तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका फुल नेम है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और जो जनगणना फॉर्म होता है उसको भरकर और इस जनगणना का शुरुआत किया गया था। इसमें कह रहा है कि 31 मार्च 2011 को अंतरिम आंकड़े का प्रकाशन हुआ था। माने इसका अर्थ यह हो रहा है कि जो जनगणना का आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा था उसका प्रकाशन 31 मार्च 2011 को हुआ था। लेकिन उसका जो फाइनल प्रकाशन हुआ था वह लगभग 2 वर्ष, माने इससे लगभग 2 वर्ष बाद 30 अप्रैल 2013 को फाइनल आंकड़े प्रस्तुत किया गया था। ये किसके द्वारा? जनगणना आयुक्त के द्वारा। जैसे आप लोग सुने होंगे कि चुनाव आयुक्त होता है, माने जो चुनाव कराया जाता है उसमें चुनाव आयुक्त होता है, उसी तरीके से जो जनगणना कराया जाता है उसमें जनगणना आयुक्त होते हैं। इनका जो जनगणना आयुक्त थे इसका आगे हम बताएंगे कौन थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011। इसका अर्थ यह हो रहा है कि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और जातिगत आधार पर जो आंकड़े का प्रस्तुतन हुआ था वह कब? 4 जुलाई 2015 को प्रकाशित हुआ था। इसके बाद कह रहा है कि धर्म आधारित जनगणना 2011 के आंकड़े, जो धर्म आधारित जनगणना है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2011 के आंकड़े, यह जो दोनों आंकड़े था
25 अगस्त 2015 को प्रकाशित हुआ था। धर्म आधारित जनगणना हुआ था, उसका प्रकाशन कब हुआ था? 25 अगस्त 2015 को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2011 के द्वारा जो आंकड़ा प्रस्तुत हुआ था तो वह भी 25 अगस्त 2015 को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्व। स्वतंत्रता पूर्व का अर्थ हुआ कि जब हम लोग 1947 में आज़ाद हुए 15 अगस्त को, उसके पहले 1931 में सर्वप्रथम, माने 1931 जो था उसमें सर्वप्रथम जातिवार जनगणना हुई थी। आपसे कोई पूछेगा कि जातिवार जनगणना आज़ादी से पहले कब हुई थी, तो सर्वप्रथम 1931 में। और नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता पश्चात, माने जो आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? स्वतंत्रता पश्चात सर्वप्रथम जनगणना 2021 का जो होगा उसमें ओबीसी से संबंधित जातिवार आंकड़े पर एकत्रित किया जाएगा। इसका अर्थ हो रहा है कि जब आज़ादी हम लोग का मिली थी उसके बाद जो 2021 में जनगणना होने वाला है उसमें ओबीसी में जितने कास्ट हैं, चाहे जो भी जातिवार कास्ट हैं, उनका जातिवार जनगणना किया जाएगा, माने 2021 में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना देश की 15वीं व स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। माने जो भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद जो भी जनगणना हुआ है 1947 के बाद, उसमें से स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। कौन? 2011। और जनगणना, भारत की जनगणना, टोटल जो जनगणना अब तक हुआ है 2011 में कितना? 15वीं जनगणना थी। 2021 का जो जनगणना होगा वह 16वीं होगी और स्वतंत्र भारत के कौन सी होगी? 8वीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना। जो शब्द है जनगणना संघ का विषय है। संघ माने केंद्र का विषय है। जनगणना का वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है और अनुच्छेद 246 में इसका उल्लेख है। विश्व जनगणना दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना 2011 का शुभंकर को इंग्लिश में बोलेंगे मैस्कॉट में क्या था? प्रगणक शिक्षिका थी। माने जो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसका शुभंकर में कौन थे? प्रगणक शिक्षिका। इसका 2011 की जो जनगणना था उसका स्लोगन माने नारा होता है। नारा में क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। जैसे यहाँ पर हम बताए थे कि 30 अप्रैल 2013 को फाइनल आंकड़े जनगणना आयुक्त द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। जो जनगणना हुआ था वह कहाँ से, माने इसका आंकड़े एकत्रित किया गया था, कौन कौन से क्षेत्र को माने इसमें सर्वेक्षण किया गया था? तो 35 राज्य या संघ राज थे। इसका अर्थ हो रहा है जो 28 गो राज था पहले, वह राज 28 गो और 7 गो केंद्र शासित प्रदेश मिला के 35 गो हुआ। और इस 35 राज और केंद्र शासित प्रदेश में कुल 640 जिले, 7936 नगर और 6.41 लाख गांव का सर्वेक्षण हुआ था। याद रखने वाला बात है, इसमें कितना जिला? 640 गो जिला और 7936 गो नगर था और 6,41,000 लगभग माने गांव था। इस सब का सर्वेक्षण किया गया था। इसमें ध्यान देने वाला बात है नेक्स्ट पॉइंट कि 2011 में असम के अगांत क्षेत्र था, उसका जनगणना नहीं किया गया था। उस जनगणना में 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें इस क्षेत्र के लिए क्या किया गया था कि 1981 का जनगणना था, 1981 का जो जनगणना था उसके आंकड़े को अंतर्वेशन पद्धति द्वारा
संशोधित करके ग्रहण किया गया। अब बात आ गया है कि यहाँ पर अंतर्वेशन पद्धति का अर्थ क्या होता है। अंतर्वेशन पद्धति का अर्थ होता है इंटरपोलेशन होता है, इसका एक इंग्लिश होता है, और इसी का यह शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्वेशन। इसका अर्थ यह हो रहा है कि जो 1981 में जो जनगणना हुई थी और उसमें जो आंकड़े था तो उसी के अनुरूप कुछ आंकड़े जोड़ लिए गए और उसी आंकड़े को यहाँ पर संशोधित किया गया, जोड़ लिए गए और उसको एक लगभग अनुमान लिया गया और उसी आंकड़े को 2011 में ऐड कर दिया गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि किस राज्य के आएगा ऑप्शन में किस राज्य में जनगणना नहीं हुई थी, किस राज्य का कोई एक क्षेत्र जैसे है असम का आगांत क्षेत्र है, इसमें क्या हुआ था 1981 के जो जनगणना था उसको अंतर्वेशन पद्धति के द्वारा संशोधित करके इसमें लिया गया था। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व का 17.5% था। भारत में 2011 का जो जनगणना हुआ था उस समय भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 121 पॉइंट कुछ करोड़ थी, वह पूरे विश्व के जितना जनसंख्या थी उसका 17.5% था। 2001 से 11 का अर्थ हुआ दशकीय, 10 वर्ष में देश की जनसंख्या में वृद्धि कितना हुई थी 18.15 करोड़, इतना जनसंख्या बढ़ गया था। और यह जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ गया था 17.64%। इसका नेक्स्ट पॉइंट है 2001 में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.15% थी। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121.06 करोड़ थी, जिसमें पुरुष थे 62 करोड़ 37 लाख थे और इसमें जो पहले पुरुष थे 2001 में उसमें से इतना वृद्धि हो गई 17%। महिला थी 58 करोड़ 64 लाख और जो 2001 में महिला थी उसमें 18% का वृद्धि हुआ था। 2001 के जो लिंगानुपात था 1000 पुरुष पर 943 महिला और यहीं 2001 में जो लिंगानुपात था वह 1000 पुरुषों पर 933 गो महिला थी। तो इसमें 2011 का लिंगानुपात हो गया 1000 पुरुष पर 943 महिला और 2001 में 933 महिला। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद इसको हम समझा रहे हैं। इसमें लिखे हैं कि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, यह हरियाणा है। यह कब का बात हो रहा है, जब 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय का बात है कि उस समय सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन था, हरियाणा। उस समय कितना था 2011 के समय 1000 पुरुष पर 879 महिला, लेकिन जो 2001 में था यह 861 था, वो और कम था। लेकिन 2001 के मुताबिक कुछ सुधार होके इसमें कुछ प्लस हो गया तो 879 होगा। लिंगानुपात का अर्थ होता है कि 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या, 1000 पुरुष जो हुआ उस पर स्त्री की कितना संख्या हुआ, इसके बीच में का लिंगानुपात कितना है। वह 2001 में 861 थी और यह बाद में 2011 के जब जनगणना हुआ उस समय 879। सबसे अधिकतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, केरल है। केरल में क्या था 1000 पुरुष पर 1084 महिला। और जब भारत की जनगणना हुई थी 2011 में उस समय भारत की जनसंख्या क्या था, इस सभी देशों के जनसंख्या के योग के बराबर भारत की जनसंख्या था। उस समय भारत की जनसंख्या किसके योग के बराबर था, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान। 6 देशों की जनसंख्या को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, जोड़ देंगे, उसके जनसंख्या के बराबर भारत की जनसंख्या थी। कब 2011 की जनगणना के समय। इसके बाद स्वतंत्र जब भारत हुआ था उसका प्रथम जनगणना 1951 में हुआ था। उस प्रथम जनगणना में कुल 14 गो सवाल पूछा गया था, जबकि 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें सबसे अधिक कितना सवाल पूछा गया था, 29 गो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रथम जनगणना में कुल कितने सवाल पूछे गए थे, 14। 2011 की जनगणना में
कितने सवाल पूछे गए थे? 29, माने सर्वाधिक सवाल पूछे गए थे। जब तक जनगणना हुआ है उस सब में सर्वाधिक प्रश्न पूछा गया था 2011 में। टोटल कितना? 29 को। इसके बाद 2011 में सर्वप्रथम किन्नरों जो जिसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता है, माने जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं आता है उसको किन्नर बोलते हैं, उसको क्या किया गया? अंश श्रेणी में शामिल किया गया। माने 2011 के जो जनगणना हुआ उसमें क्या किया गया? उसको एगो अलग श्रेणी दे दिया गया अदर्स के रूप में। तो उसमें वह अपना श्रेणी चूज कर रहा था स्त्री पुरुष के अलावा। लेकिन इसके पहले माने 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके पहले क्या था कि पूर्व में पुरुष या महिला कोई एक चुनना पड़ता था। जो किन्नर था उन लोग को एक चूज करना पड़ता था लिंग कि आप स्त्री चुनिए या पुरुष चुनिए। लेकिन जब 2011 का जनगणना हो गया उस समय क्या किया गया कि अंश श्रेणी लोग को दे दिया गया। इसके बाद सेक्स वर्करों को सर्वप्रथम, जो सेक्स वर्कर होते हैं उसको सर्वप्रथम भिखारी के बजाय, इसका अर्थ हुआ कि 2011 के पहले उस सबको भिखारी कहा जा रहा था। जो सेक्स वर्कर था, वर्कर लोग रहते थे उन लोग को भिखारी कहा जा रहा था। लेकिन जब 2011 का जनसंख्या हो गया उसको भिखारी के बजाय एक अलग वर्ग दे दिया गया, माने अलग दूसरा कोई वर्ग दे दिया गया। अब पहले उन लोग को भिखारी वर्ग में ही रखा जाता था। और 2011 के जनगणना में सर्वप्रथम कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, एलपीजी गैस को जोड़ा गया। इसका अर्थ यह हो रहा है कि जैसे अगर आपका जनगणना होता है तो आपके परिवार का जनगणना में लिखा जाएगा कि आपका कितने खेत है, खेत नहीं, जैसे आपके पास कंप्यूटर है कि नहीं, आपके पास गाड़ी है कि नहीं, 2 चक्का है या 4 चक्का है, आपके पास एलपीजी गैस है कि नहीं। तो ये सब इसमें जोड़ दिया गया। 2011 में ये सब पॉइंट को ऐड कर दिया गया। इसके बाद स्मरणीय है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2001 है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कहा गया था कि 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया। जनसंख्या स्थिरीकरण का अर्थ यह हो गया कि माने समान रूप से जनसंख्या बढ़ रहा है, उसका लक्ष्य रखा गया था 2045 तक। लेकिन 2011 का जो जनगणना हुआ उसमें बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। इसके बाद क्या है कि 2011 में भारत का राष्ट्रीय साक्षरता जो दर था 73% था। इसका अर्थ यह हुआ कि जो 2011 का जनगणना हुआ था उसमें भारत में जितना स्त्री पुरुष थे उसका 73%, माने हर 100 में 73 आदमी पढ़े लिखे थे, माने साक्षर थे। और उस 73% में पुरुष जो थे, पुरुष की संख्या 80.9% था। लेकिन 2011 में पुरुष की जो जनसंख्या था पढ़ाई लिखाई माने साक्षर वह 75.26% था। 2011 में महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% था। लेकिन 2001 में यह 53.67% था। यह 53.67% है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 में 0 से 6 वर्ष का जो आयु वाला वर्ग होता है, माने 0 से 6 वर्ष, जैसे पहला क्लास में एडमिशन 6 वर्ष से होता है अब, तो उसके पीछे वाला जो भी बच्चे हैं, लड़का है या लड़की है, उस सब के आयु वर्ग की जनसंख्या टोटल 16,78,78,150 वह। और यह जो जनसंख्या है लगभग 16.5 करोड़, यह कुल जनसंख्या का 13.6% था। ये कब का बात हो रहा है? 2011 का। अब 2021 का जनगणना होने वाला है, उसमें अब देखा जाएगा। इसके बाद 2011 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू किया गया, माने उसमें उसका समावेशन किया गया। जैसे NPR है, नेशनल पॉल्यूशन रजिस्टर, तो उसको इसमें समाहित कर दिया गया। और इसमें समाहित करने के बाद क्या किया गया कि भारत के जितना भी नागरिक है उसमें सभी नागरिकों को 15 गो ऑप्शन दिया गया, माने 15 गो ऑप्शन। जैसे इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, एलपीजी गैस, मोबाइल, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब जो भी होता है उस टाइप के 15 गो ऑप्शन दिया गया। और 15 विवरण भरने के बाद माने वो सब भर दिया जाएगा। और उसके बाद 15 वर्ष का जो लड़का या लड़की है या उससे जो भी ऊपर है उसका बायोमेट्रिक
आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। इसका अर्थ हो रहा है कि जो 15 वर्ष या 15 वर्ष से ऊपर है उसका बायोमेट्रिक, माने जो हाथ का जो अंगूठा हुआ या 5-10 उंगली का हुआ या आँख का हुआ, इस सब का बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्रित किया जा रहा है। उससे क्या फ़ायदा है कि कोई लड़का या लड़की क्राइम करेगा, अगर उसको जांच करना है कि कौन आदमी है तो उसका हाथ से, इस सब से बहुत जल्दी उसका पहचान हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? असम है। यह भारत के इतिहास में स्वतंत्र भारत का, माने जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? असम। और इसके बाद क्या किया है कि यह जो असम है 30 जुलाई 2018 को असम का जो सरकार है दूसरा संशोधित, इसका अर्थ हुआ कि यह पहले लागू कर दिया था रजिस्टर और इसके बाद उसका संशोधित रूप, माने उसमें फिर कुछ ऐड करके और कुछ निष्कासित करके, माने उसको फिर से संशोधित किया। और संशोधित जब कर रहा था तो उस समय इतना करोड़, माने 1,89,00,000 जो नागरिक थे वो लोग को वैध सूची में रखा गया, माने सब बाहर थे तो इस सब को ऐड करके 30 जुलाई 2018 को इतना को माने नागरिक का दर्जा दे दिया गया, उसको रजिस्टर में सम्मिलित कर दिया गया। इसके बाद 2001 में भारत का प्रशासनिक विभाजन, माने 2001 में प्रशासनिक विभाजन का अर्थ हुआ कि जैसे जिला में डीएम होते हैं तो एक जिला विभाग हो गया। तो इस तरीके से 2001 की जनगणना हुआ था उस समय 593 जिलों में हुआ था, लेकिन 2011 के जब जनगणना हुआ वह 640 जिलों में हुआ था। अर्थात ये 10 वर्षों के अंतराल में टोटल 47 गो जिला अधिक बन गया था, माने नया जिला बन गया था। इसके बाद कह रहा है कि महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष किसको बोला जाता है? वर्ष 1921 को। वर्ष 1921 को विभाजन वर्ष क्यों कहा जाता है? तो 1911 से 1921 में दशकीय वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी। इसका अर्थ हुआ जैसे उस समय विश्व युद्ध भी हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 वाला, और उस समय हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे। तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत भूखमरी, अनेक प्रकार के रोग, बहुत आवश्यकता से अधिक अकाल और सूखा ग्रस्त, अनेक प्रकार की प्राकृतिक और मानव निर्मित समस्याएं आई। और समस्याएं आने के वजह से जनसंख्या के दर में जो वृद्धि हो रहा था, समान स्तर से बढ़ रहा था, उसमें आवश्यकता से अधिक मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने की वजह उस साल का, उस 10 वर्ष में क्या हुआ कि जो जनसंख्या दर बढ़ रहा था या समान स्तर से चल रहा था उसमें नकारात्मक वृद्धि हुई। नकारात्मक वृद्धि में कितना हुआ था? 0.31% नकारात्मक वृद्धि हो गया, माने उस समय जनसंख्या बढ़ा नहीं बल्कि घट गया। इसलिए उस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और इस समय लगभग 77 लाख जो जनसंख्या था पहले के मुताबिक कम हो गया था। मान के चलिए कि 1911 में अगर 1 करोड़ जनसंख्या थी तो 1921 में 77 लाख कम हो गया। इसका अर्थ यह हो गया कि लगभग कितना 23 लाख लगभग माने जनसंख्या बच गया था। माने हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि 1921 के बाद से जो जनसंख्या है वह उसका वृद्धि सतत है, माने 1921 से लेके अभी तक जो जनसंख्या का दर बढ़ रहा है, चल रहा है, वह गति एकदम निरंतर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसके बाद स्थिर जनसंख्या की अवधि, जो स्थिर जनसंख्या है या इस अवस्था में स्थिर रही 1901 से 1921 तक। इसका अर्थ यह हो रहा है कि जो जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या की अवधि का अर्थ हो रहा है कि मैंने इस समय बहुत कारण कह रहे हैं मृत्यु दर इस समय इतना अत्यधिक मृत्यु हो गई कि इसके वजह से उस समय जनसंख्या ना बढ़ा ना घटा, एकदम समान स्तर से रहा। इसके बाद सर्वाधिक औसत वार्षिक दशकीय वृद्धि दर, इसका अर्थ यह हो रहा है कि इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा दशकीय वृद्धि दर है उसमें औसत सर्वाधिक हुआ था। तो 1961 से 1971 में
माने भारत की जो जनसंख्या था उसमें 1961 से 1971 के बीच में सर्वाधिक औसत वार्षिक दशकीय वृद्धि, जो दशकीय वृद्धि हो रहा था उसमें सबसे सर्वाधिक हुआ था कब? 1961 से 1971 में। इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 2011 में भारत हिंदू, यहाँ पर भारतीय लिख सकते हैं कि भारतीय हिंदू धर्मावलंबियों, इसका अर्थ यह हो गया कि भारत में कितना हिंदू थे। माने 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें भारत में जो इतना हिंदू थे, हिंदुओं की संख्या कितनी थी? 96 करोड़ 63 लाख। वह टोटल जो जनसंख्या था लगभग, यह लगभग कितना था? 79.8%। माने टोटल लगभग जनसंख्या, आगे हम बताएंगे कि 2011 के समय भारत की टोटल जनसंख्या 121 करोड़ था, उसमें से 96 करोड़ 63 लाख हिंदू थे, मतलब 79.8%। 2001 से 2011 के बीच में हिंदू आबादी में कुल वृद्धि हुआ था इतना करोड़ का, माने 13 करोड़ 88 लाख का। वह टोटल जो जनसंख्या है उसका 16.8%। माने टोटल जो जनसंख्या 2011 में है, 11 में था भारत का 121 पॉइंट कुछ करोड़, उसका 16 पॉइंट इतना माने वृद्धि हुआ था। धर्म आधारित लिंगानुपात का अर्थ हुआ कि धर्म के, हर धर्म में अलग अलग, जो जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख हैं, इसमें हर धर्म में 1000 पुरुष पर कितना महिला है उसका जनसंख्या लिखा हुआ है। हिंदू है तो हिंदू में 1000 पुरुष पर 939 महिला थी, और मुस्लिम में 951 महिला, बौद्ध में 965 महिला, जैन में 954 महिला, और ईसाई में 1023 महिला, सिख में 903 महिला थी। इसका अर्थ यह हो रहा है इसमें कि यह अधिकतम महिला किस में थी? ईसाई में। माने अधिकतम लिंगानुपात जो था ईसाई में था, और यह सही अनुपात था। इसके बाद क्या है कि धर्म आधारित साक्षरता दर, धर्म आधारित जो साक्षरता दर था, माने हर धर्म में जो भी लोग हैं, स्त्री पुरुष, कितना स्त्री पुरुष पढ़े लिखे हैं उसके बारे में चर्चा हो रहा है। जो हिंदू थे 73.3% साक्षर थे, मुस्लिम 68.5%, ईसाई 84.5%, सिख 75.4%, बौद्ध 81.3%, जैन 94.9%। इसका अर्थ यह हो रहा है कि सबसे अधिक शिक्षित कौन थे? जैन। माने 2011 का जो जनगणना हुआ था उस समय अगर धर्म आधारित साक्षरता हम लोग देखेंगे तो सबसे अधिक साक्षर कौन थे? जैन, और सबसे कम मुस्लिम। इसके बाद कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा में कौन है? हिंदी है सर्वप्रथम 43.63%, और सबसे अधिक बोले जाने के वजह से ही हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बोला जाता है। जैसे राष्ट्रीय भाषा होता है ना हिंदी, तो वह अधिक बोले जाने के कारण ही हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा माने कहा गया है। इसके बाद मराठी बोला जाता है, जो महाराष्ट्र और उसके गुजरात और कुछ अगल बगल क्षेत्र में बोला जाता है। तेलुगु बोला जाता है, जो तमिलनाडु और ऊपर नीचे क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में कुछ आदमी बोलते हैं। इसके बाद तमिल है, तमिल भी केरल वाला क्षेत्र में और तमिलनाडु इस सब में भी बोला जाता है। बांग्ला है, वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के साइड में बोला जाता है। और भारत में केवल 2.6% अंग्रेजी बोला जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन है? संस्कृत। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन है? संस्कृत। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, हिंदी के बाद मराठी, मराठी के बाद तेलुगु, के बाद तमिल, के बाद बांग्ला, इसके बाद अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी माने इतना भाषा बोला जाता है, इतना परसेंट लिखे हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि 2011 में सर्वाधिक हिंदू वाला राज्य। इसका अर्थ यह हो रहा है कि जब जनगणना हुआ था 2011 का, उस समय किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में हिंदू थे? हिमाचल प्रदेश में 95.17%।
इसके बाद 2011 का जो जनगणना था उसमें सबसे कम हिंदू वाला राज्य कौन था? मिजोरम था, इसमें 2.75% थे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले संघ क्षेत्र, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले संघ क्षेत्र का अर्थ यह हो गया कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, माने संघ क्षेत्र का अर्थ हुआ कि संघीय क्षेत्र, माने जिसको हम राष्ट्रीय जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, ये सब संघ क्षेत्र है। और इस संघ क्षेत्र में जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, इसमें ग्रामीण जो जनसंख्या है यह सर्वाधिक है। माने ये तीनों जगह पर जो शहरी क्षेत्र है वह कम है और ग्रामीण जो जनसंख्या है आवश्यकता से माने अधिक है, जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वहीं। इसके बाद कह रहा है कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य और संघ, माने इसमें कह रहा है कि न्यूनतम सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, माने ग्राम स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सबसे कम जनसंख्या किस राज्य और किस संघ क्षेत्र का है? तो सिक्किम राज्य है और एक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है जिसको संघ क्षेत्र भी बोला जाता है। 2011 में ग्रामीण जनसंख्या अनुपात में कमी आ गया था, माने 2011 में ग्रामीण जनसंख्या अनुपात में कमी आया था -3.35%। इसका कारण था क्या कि 2001 से और 11 के बीच में कुछ क्या बहुत अधिकांश मात्रा में जो लोग थे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग थे, इन लोग का पलायन हो गया शहर की तरफ, माने कमाने के लिए या कोई भी रोजगार करने के लिए, इसलिए इस सब का अनुपात में कमी आ गया। इसके बाद कह रहा है कि शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य सिक्किम था, माने शहर के क्षेत्र में जो शहर का जो क्षेत्र है, शहर जनसंख्या है, उसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि सिक्किम का हुआ था 153.4%, बहुत अधिक, माने मान के चलिए कि दुगुना से भी माने 1.5 गुना अधिक हो गया था। इसके बाद ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, माने ग्रामीण और शहरी दोनों जगहों पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह क्या है? हरियाणा है। शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 926, या 2011 के जनगणना का बात हो रहा है। उस समय जो जनगणना हुआ था उस समय शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना था? 926। 926 का अर्थ हुआ कि 1000 पुरुषों पर 926 महिलाएं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर। जैसे वार्षिक वृद्धि दर का अर्थ हुआ कि हर वर्ष माने प्रत्येक वर्ष जनसंख्या बढ़ रहा है, तो इसमें कह रहा है कि इतना %। इसका अर्थ यह हो रहा है कि अगर 2020 में 100 गो आदमी हैं तो 2021 में कितने हो जाएंगे? 1.97% बढ़ जाएंगे, माने लगभग 2 आदमी बढ़ जाएंगे, माने 102 हो जाएंगे। लेकिन यह % बढ़ा नहीं, यह घटकर 1.64% हो गया, माने 1.5 आदमी बढ़े। जैसे यह लगभग 2 आदमी बढ़ने के बराबर है, लेकिन यह 1.5 आदमी बढ़ने के बराबर हो गया। लेकिन जब दशकीय वृद्धि था वह 21.5% से घटकर भी 17.7% हो गया। तो आता है एग्जाम में कि वार्षिक वृद्धि 2011 जनगणना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर कितनी है या कितनी थी? तो इसमें हम लिखेंगे क्या? 1.64%। 2001 में कितना था? 1.97%, लेकिन इससे घटकर 1.64% हो गया। और दशकीय वृद्धि दर 21.54% से 17.7% हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है शिशु लिंगानुपात। शिशु किसको बोलते हैं? 0 से 6 वर्ष के जो भी बच्चे बच्ची हैं। शिशु लिंगानुपात 927 से घटकर 918 हो गया। इसका कारण क्या था कि इस समय में जो शिशु मृत्यु दर था वो अधिक हो गया, माने जिस बच्चे का जन्म हुआ आवश्यकता से अधिक क्या हो गया? मर गया। इसके वजह से शिशु लिंगानुपात क्या हो गया? घटकर 927 से 918 हो गया। माने लड़का का जनसंख्या अधिक हुआ, अधिक लड़का का जन्म हुआ और लड़कियों की जनसंख्या में कमी हो गई, माने शिशु जो जन्म लिया उसमें लड़कियों की संख्या कम हो गई। इसमें कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य, माने ग्रामीण जो इलाका है उसमें सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश 60.4%। और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षर वाला राज्य यूपी है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि अगर ग्रामीण जो इलाका है
ग्रामीण क्षेत्र में सबसे कम साक्षर वाला राज्य में आंध्र प्रदेश, शहर में सबसे कम साक्षर वाला राज्य यूपी, इसका है 75.1%। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य केरल है। माने ग्रामीण क्षेत्र में चलिए चाहे शहरी क्षेत्र में चलिए, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र का बात हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन है? केरल, 93%। और भारत का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है कौन? केरल। इसलिए कहा जाता है कि केरल का 100% आदमी पढ़े लिखे होते हैं। इसके बाद 2011 में एससी का अर्थ हुआ यहाँ पर अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति जो है वह 20.14 करोड़ थे, माने लगभग 16.6%। 2011 में एसटी माने अनुसूचित जनजाति जो थे वह 8.6% थी। इसके बाद 2001 से 2011 में एसटी, यह जो अनुसूचित जनजाति था, इसका दशकीय वृद्धि 23.7% हुआ था। भारत में विकलांगों की संख्या माने 2.12% है। इसका अर्थ हुआ 2.21% का अर्थ यह हुआ कि भारत का जितना जनसंख्या था 2011 में 121 कुछ करोड़, उसका 2.21% विकलांग था। और विकलांग में जो दृष्टि विकलांग थे, विकलांग जैसे पैर से विकलांग, आँख से विकलांग, कान से विकलांग, इस तरीके के होते हैं। तो दृष्टि जो विकलांग थे उनका लगभग सर्वाधिक प्रतिशत था, लगभग 20 कुछ था। इसके बाद 2011 में नगरीय जनसंख्या इतना था। 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें नगरीय जनसंख्या 31.2% और ग्रामीण 68.8% था। स्मरणीय तथ्य यह है कि 2001 में नगरीय जनसंख्या इतना % और ग्रामीण जनसंख्या इतना %। इसमें देखने वाला बात यह है कि ध्यान से देखिए कि 2000 जब 1 था, 2001 उसमें 27.8%, माने लगभग 28 गो आदमी कहाँ रह रहे थे? नगर में, 2001 में। लेकिन 2011 में वहीं आदमी का हो गए 31 गो, 31 कुछ है, माने 2 है। तो लगभग 31 साढ़े 31 गो आदमी माने रहने लगे। और ग्रामीण 68 था, तो ये कितना हो गया? 72 ग्रामीण वाला। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें लिखेंगे जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या। इसका अर्थ यह हो गया कि जैसे जनसंख्या घनत्व का अर्थ हुआ कि मान के चलिए कि किसी क्षेत्र में जो 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, प्रति वर्ग किलोमीटर का मान के चलिए कि 2 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है और इसमें 3000 जनसंख्या रह रहा है। तो जब 3000 जनसंख्या रह रहा है तो उसमें हम 2 से जब भाग देंगे तो इतना क्या होगा? 1500 जनसंख्या आ जाएगी। जब 1500 जनसंख्या आ गया तो हम बता सकते हैं कि इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व जो है 1500 है। अब 1500 जब आ गया तो ध्यान से देखिए कि जब 2 से हम भाग दे दिए तो 100 किलोमीटर का आ गया, 1 किलोमीटर का आ गया। तो वही लिखा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर माने 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, इस तरीके का जो क्षेत्र बनेगा उसमें निवासित औसत जनसंख्या जो होगा वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। वही जनसंख्या घनत्व का फार्मूला लिखे हैं कि कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। माने इस क्षेत्र का क्षेत्रफल जितना है उतना, और उस क्षेत्र में जितना जनसंख्या निवास कर रहा है वह टोटल जनसंख्या। सेकंड पॉइंट है हम लोग का कि लिंगानुपात। लिंगानुपात में क्या होता है कि प्रति 1000 माने 1000 जो पुरुष है उसके तुलना में वहाँ पर स्त्रियों की संख्या क्या है, वही उसका लिंगानुपात कहलाएगा। जैसे उस क्षेत्र का, जैसे राज्य का होगा चाहे देश का होगा, इस तरीके से। तो वहाँ पर माने 1000 पुरुष में कितना स्त्री की संख्या है उसका लिंगानुपात बताता है। लिंगानुपात अगर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो लिंगानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे? मान के चलिए किसी क्षेत्र में 59,000 स्त्री है और मान के चलिए कि 60,000
60,000 पुरुष है, तो इसमें हम 1,000 से भाग दे देंगे। 1,000 से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और 6 से 6 9 54, तब 6 9 54, इसके बाद 5 50, 6 8 48, 2 20 36 18, माने लगभग इतना आ रहा है। तो इतना इसका लिंग अनुपात हो जाएगा, माने 1,000 पुरुष पर 983 स्त्री। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है दशकीय वृद्धि है। दशकीय वृद्धि का अर्थ हुआ 10 वर्ष में वृद्धि, और दशकीय वृद्धि जब दर लग गया तो प्रतिशत ज्ञात करने के बाद कह रहा है, तो 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि। इसका अर्थ हुआ कि मान के चलिए कि 2000 अगर एक में यहाँ पर 5000 जनसंख्या है, तो 2011 में जनसंख्या कितना होगा, मान के चलिए कि 25,000 हो गया। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 20,000 हो गया। तो जो 20,000 बढ़ा किस पर, 5,000 पर बढ़ा ना, तो 5,000 पर गुना इसको प्रतिशत में बदल देंगे। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला की दशकीय वृद्धि दर बराबर वर्तमान जनसंख्या, माने जो अभी का जनसंख्या है वह में से पहले वाला जनसंख्या घटा देंगे, और फिर पहले वाला जनसंख्या से भाग देकर और 100 से गुना कर देंगे, तो वह क्या होगा, दशकीय वृद्धि दर, माने वह प्रतिशत में ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का अर्थ हुआ कि इस राज्य का जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, माने भारत का 2011 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना का 16.51% जनसंख्या जो है किसके पास है, उत्तर प्रदेश के पास। मान के चलिए कि अगर 100 करोड़ भारत की जनसंख्या है तो 16 करोड़ किसका है, उत्तर प्रदेश के पास। इसके बाद सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र का आता है 9.28%, बिहार का 3 नंबर पर 8.6%, पश्चिम बंगाल का 7.56%, आंध्र प्रदेश का 6.99%। जैसे इसमें आ जाता है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखे या घटते क्रम में लिखे, या बढ़ते क्रम में कौन सा कथन सही है। इसमें ध्यान से देखिए, पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश, याद रखने वाला बात है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य में सबसे न्यूनतम किसका है, सिक्किम का, इसका 0.05% है। इससे अधिक किसका है, मिजोरम का 0.09%, इससे अधिक अरुणाचल प्रदेश का 0.11%, इससे अधिक है गोवा का 0.12%, इससे अधिक है नागालैंड का 0.16%। इसका अर्थ यह हो रहा है कि ये सब बढ़ते क्रम में है। इस तरीक़ा से ये सब किस क्रम में है, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। इसको भी घटते क्रम में लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक किसका है, ये घटते क्रम में लिखा हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। जैसे यहाँ पर बात हो रहा था सर्वाधिक जनसंख्या किसका है, उत्तर प्रदेश का। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य इसमें कौन है, उत्तर प्रदेश है। इसका टोटल जनसंख्या कितना है, 19,98,12,341, माने लगभग मान के चलिए कि लगभग 20 करोड़। इसके बाद इसका न्यूनतम जनसंख्या सबसे किसका है, सिक्किम का है। सिक्किम का 6,10,577। यह सब किस समय का बात हो रहा है, 2011 का जो जनगणना हुआ था उस समय का बात है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, इधर करे कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य। इसका अर्थ यह हो रहा है कि किस राज्य में 2001 से लेकर 2011 के बीच माने 10 वर्षों में किस राज्य की जनसंख्या जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ी। तो यहाँ पर मेघालय है, मेघालय का कितना 27.9% के हिसाब से बढ़ा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 26% के हिसाब से बना। इसका अर्थ इस तरीके से सिंबल लग जाएगा, ये घटते क्रम में आ रहा है। इसके बाद बिहार का 25.4% ये बढ़ा है। इसके बाद जम्मू कश्मीर का, इसके बाद मिजोरम का, जम्मू कश्मीर का है 23.6% और मिजोरम का 23.5%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य।
न्यूनतम जनसंख्यीय वृद्धि वाला राज्य का अर्थ हो गया कि माने किस राज्य की जो जनसंख्या है बहुत कम दर से आगे बढ़ी है, माने इस 10 वर्षों में। तो इसमें नागालैंड जो है, नागालैंड की जनसंख्या जो है बढ़ा नहीं है बल्कि घट गया है, माने उसमें निगेटिव हो गया है। उसका जनसंख्या का हुआ था -0.6% निगेटिव में चल गया था। तो यह एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो दशकीय वृद्धि दर था निगेटिव में था, तो नागालैंड है -0.6%। इसके बाद जो केरल है इसका 4.9% बढ़ा है, गोवा का 8.2% बढ़ा है, इसके बाद आंध्र प्रदेश का 11%, इसके बाद सिक्किम का 12.9%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, माने किस राज्य का जनसंख्या जो है सर्वाधिक घनत्व वाला है। इसका अर्थ यह हो गया कि माने उस राज्य का क्षेत्रफल कम होगा और उस राज्य में जनसंख्या जो होगी अधिक होगी, इसलिए उसका घनत्व अधिक हो गया। इसका अर्थ हुआ कि माने क्षेत्रफल कम और जब जनसंख्या अधिक होगा तो घनत्व अधिक होगा। तो इसमें फर्स्ट स्थान बिहार का आता है। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ सकता है, बिहार से रिलेटेड, बिहार स्टेट से जितना रिलेटेड एग्जाम है उसमें यह आ सकता है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इस सब एग्जाम में। इसके बाद पश्चिम बंगाल का जो है वह 1028 है, इसके बाद केरल का 860, इसके बाद उत्तर प्रदेश का 829, हरियाणा का 573 घनत्व है। इसका अर्थ हुआ कि यह घटते क्रम में है, घटते क्रम में हम लिख रहे हैं। इसके बाद क्या है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, माने किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है एकदम निम्न है, माने एकदम कम है। इसमें अरुणाचल प्रदेश का 17 है। इसका अर्थ हुआ कि वहाँ जो क्षेत्र है उसके मुताबिक जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए इसका जनसंख्या घनत्व क्या हो गया, बहुत कम हो गया। मिजोरम का 52 है, सिक्किम का 86 है, मणिपुर का 115 है और नागालैंड का 119 है। हमको मेन पॉइंट इसको इतना ही एक वो याद रखिए, सर्वाधिक और कम, माने सर्वाधिक और न्यूनतम याद रखिए। लेकिन इसमें 2 गो 4 5 हम लिखे हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आता है कि इसको बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए, या इसमें से दे देगा कि इस कथनों में से कौन सा बढ़ते क्रम में है। जैसे आएगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य निम्नलिखित में से बढ़ते क्रम में है, उसमें ऑप्शन दे देगा इस तरीके से अपने इधर उधर करके, और उसको चूज करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक लिंगानुपात, माने किस राज्य का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक केरल का है 1086, और किसका केरल के से कम किसका है, तमिलनाडु का 996, इसके बाद आंध्र प्रदेश का 993। न्यूनतम लिंगानुपात माने किस राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे कम है, तो उसमें हरियाणा आता है 879। 879 कब का है, 2011 जनगणना के अनुसार, लेकिन जब 2001 के जनगणना हुआ था उसमें 861 था, लेकिन इसमें कुछ बढ़ गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में 889 है, इसके बाद सिक्किम में 890 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, अरुणाचल प्रदेश का 972 है, मिजोरम का 970 है, मेघालय का 970 है। इसके बाद न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है हरियाणा का सबसे कम है। इसमें देखिए न्यूनतम लिंगानुपात में भी कम हो रहा है और शिशु लिंगानुपात में भी कम हो रहा है, इसमें 834 है। इसके बाद पंजाब है, इसके बाद J&K माने जम्मू और कश्मीर जो 862 है। सर्वाधिक साक्षरता किसका है, माने जो सबसे पढ़ा लिखा कौन सा राज्य है, तो सर्वाधिक किसका है, केरल का 94%, इसके बाद मिजोरम का 91.3%, इसके बाद गोवा का है 88.7%। नेक्स्ट परसेंट है कि न्यूनतम साक्षरता दर किसका है, बिहार का 71.2%। अगर आएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है, तो उसमें बिहार का स्थान आता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का जो स्थान है या
न्यूनतम में माने हम इधर से चल रहे हैं तो ये बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो इसमें हो रहा है अरुणाचल प्रदेश का 72.6%, आंध्रा का माने आंध्र प्रदेश का 74.9% हो गया। माने हम लोग का जो बिहार जो है, बिहार एकदम साक्षरता दर में 2011 के जनगणना के अनुसार बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब 2021 का जो जनगणना होगा अब उसके अनुसार देखा जाएगा। बहुत कम ही समय बचा है 2021 के जनगणना में। इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि न्यूनतम साक्षरता जो हो रहा है बिहार का 61% हो रहा है। माने न्यूनतम साक्षरता, इसका अर्थ हुआ कि किस राज्य का साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, वह है बिहार 61.8%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 65.4% हो गया। इसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किसका है, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में केरल है 96.1% और इसके बाद मिजोरम है 93.3%। इसके बाद न्यूनतम पुरुष साक्षरता कौन है, किसका है, बिहार का है 71.2% और अरुणाचल प्रदेश का 72.6%। इसके कुछ समय पहले हम उसमें लिख दिए थे, गलती हुआ उसमें है कि न्यूनतम साक्षरता दर में बिहार का पुरुष वाला लिखा गया है। ठीक है, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, नीचे वहाँ पर जो हम लिख रहे थे उसको, उसमें पुरुष वाला, उसमें पुरुष डालना पड़ेगा, वहाँ पर पुरुष डाल दीजिएगा आप लोग, वहाँ पर जो इसके पीछे जो लास्ट को बता रहे थे पॉइंट उसमें। इसके बाद क्या कह रहा है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता किसका है, केरल का 92.1% और मिजोरम का 89.3%। इसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता किसका है, इसमें भी बिहार का स्थान है 51.5% और इसके बाद राजस्थान का स्थान है 52.1%। इसमें ध्यान से देखिए कि जो बिहार है, बिहार का महिला भी साक्षर के मामला में बहुत कम है, पीछे है 51.5% और पुरुष भी जो है वो अभी पीछे हैं 71.2%। यह 2011 के जनगणना का बात हो रहा है उस समय का। 2021 में जो जनगणना होगा उसके अनुरूप देखा जाएगा कितना क्या प्रोग्रेस हो रहा है। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का अर्थ हुआ कि किस राज्य में औसत माने सर्वाधिक मात्रा में गांवों में जनसंख्या रहती है, तो इसमें कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश में कितना परसेंट, 90%। इसके बाद बिहार में कितना परसेंट, 88.7%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में गोवा है 62.2%, इसके बाद मिजोरम है 52.1%। इसमें ध्यान देने वाला यह बात है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है यह प्रतिशत के मामला में है। माने प्रतिशत का जब मामला पूछेगा, माने कि सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत जनसंख्या किसका है, तो गोवा है 62.2% और मिजोरम है उससे कम 52.1%। इसके बाद अगर पूछेगा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किसका है, तो महाराष्ट्र का है। माने वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या जो है वह नगरों में रहती है। वहाँ पर जनसंख्या टोटल कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 5 करोड़। इसके बाद 8,18,259। इसके बाद न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किसका है, सिक्किम का है। यहाँ पर 1,53,578 है। माने यहाँ पर जो जनसंख्या है ज़्यादा बहुत कम मात्रा में नगर में आदमी रहता है जनसंख्या। इसके बाद कह रहा है कि सर्वाधिक एससी माने अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जो जनसंख्या है वो पंजाब में 31.9% और हिमाचल प्रदेश में 25.2% है। यह किसके मैटर में है, प्रतिशत के मामले में। माने सर्वाधिक एससी प्रतिशत जनसंख्या या जनसंख्या प्रतिशत किसका है, तो पंजाब का 31.9%, हिमाचल प्रदेश का 25.2%। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक एससी जनसंख्या। माने एससी जनसंख्या किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है 4,13,57,608। 4,13,57,608।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जो है, यह दोनों स्टेट है, यहाँ पर कोई भी एसी नहीं निवास करती है। माने एसी के अंतर्गत जितना जाति आता है उसमें से एक भी जात वहाँ पर निवास नहीं करता है। कहाँ पर? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या प्रतिशत, माने एसटी का होता है अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जो जनजाति है वहाँ पर किसका माने प्रतिशत में मात्रा अधिक है? तो मिजोरम में 94.4%। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि किस जगह पर एसटी का प्रतिशत जनसंख्या अधिकतम है। मिजोरम का 94.4%, इससे कम है नागालैंड का 86.5%। इसके बाद कह रहा है कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, माने किस जगह पर एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में टोटल कितना है? 1,53,16,784। 1,53,16,784। इसके बाद जैसा हम लोग का बिहार से झारखंड अलग हुआ है तो उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर ले कि जो झारखंड पीसीएस में पूछता है। एसटी जनसंख्या में छठा स्थान किसका है? झारखंड का। मान झारखंड का कौन स्थान है? एसटी का जो जनसंख्या है उसमें छठा स्थान है, और एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामला में 11वां स्थान है झारखंड का। मान जब प्रतिशत का मैटर हम लोग करेंगे तो उसमें 11वां स्थान झारखंड का है, और जनसंख्या का मैटर के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे तो इसमें छठा स्थान किसका है? झारखंड का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, हरियाणा एवं पंजाब में एसटी निवास नहीं करती है। जो अनुसूचित जनजाति है वह हरियाणा में और पंजाब में निवास नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि मूल संविधान, माने जब संविधान बन रहा था, माने संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, ऐसे तो कुछ पहले भी लागू हुआ था, लेकिन 1950 में पूर्ण रूप से जब लागू हुआ था उस समय को हम लोग मूल संविधान कहते हैं। उस समय में क्या किया गया कि 212 गो जनजाति जो था, माने उस समय, उसके पहले जनजाति चल रहा था, उसमें जनजाति को अलग अलग नहीं कैटेगरी किया गया था, लेकिन जब मूल संविधान लागू हुआ उस समय 212 को जनजाति को एसटी घोषित कर दिया गया। माने एसटी घोषित कर दिया है कि हाँ यह जो जनजाति है इसको एसटी में रखा जाएगा, उसको कुछ प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद लेकिन इसमें जो वर्तमान समय अभी है इसमें 774 जो जनजाति है वह एसटी में शामिल है। माने एसटी उसको घोषित कर दिया गया है कि यह जो जनजाति है यह एसटी में आएगा। भारत में 16.6% एससी हैं और 8.6% एसटी है, यानी इसको हम संयुक्त रूप से मिला देंगे टोटल, तो यह क्या होगा? 16, 8, 24, 6, 6, 12, 25.2% हो जाएगा। माने कोई पूछेगा कि भारत में एससी एसटी की जनसंख्या कितना है, तो 25.2%। एससी की जनसंख्या कितना है, तो 16.6%, और एसटी की जनसंख्या कितना है, 8.6%। एक कुछ इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। गौरतलब है कि दिल्ली के सफदरगंज जो अस्पताल है दिल्ली में, उसमें 11 मई 2002 को भारत में 1 अरबवें का अर्थ हुआ कि 100 करोड़, माने 100 करोड़ का अर्थ हुआ जो उसमें 1.25 करोड़ जो शिशु का जन्म हुआ, माने 1 अरबवें शिशु के रूप में जन्म लेने वाली एक कन्या थी, और उस कन्या का नाम था क्या? आस्था नाम दिया गया। इसके बाद कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, माने विश्व में जो भी देश है उसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश में से कुछ पॉइंट को लिखा हुआ है, माने कुछ देशों की जनसंख्या को लिखा हुआ है। जैसे जो चीन है वहाँ का जनसंख्या लगभग कितना है? 135.4 करोड़ है। वह टोटल विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 19.4%। इसके बाद भारत का स्थान आता है। भारत का कितना जनसंख्या है? 121.6 करोड़ है 2011 के जनगणना के अनुसार।
और यह टोटल जनसंख्या माने पूरे विश्व के जनसंख्या का कितना परसेंट है, 17.7%। इसके बाद 3 नंबर आता है यूएसए का, माने संयुक्त राज्य अमेरिका का, वहाँ पर 31.2 करोड़ है और इसका प्रतिशत किसका कितना है, 4.5%। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है माने चौथा स्थान आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की जनसंख्या 24 करोड़ है, इसका टोटल विश्व के जनसंख्या का 3.4%। पाँचवा स्थान आता है ब्राज़ील का, माने 20.05 करोड़ है इसकी जनसंख्या और इसका टोटल विश्व के जनसंख्या का 2.05% है। इसके बाद 6 नंबर जो आता है पड़ोसी हम लोग का देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जनसंख्या है 18.25 करोड़, माने 18 करोड़ 25 लाख और यह टोटल है विश्व के जनसंख्या का 2.7% है। अभी वर्तमान में माने 2020 में लगभग कि माने एक अनुमान किया गया है कि अनुमान के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या है 7.5 अरब है, माने 750 करोड़ है जनसंख्या अभी अनुमानित। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का लिंगानुपात, माने जो विश्व है उसका लिंगानुपात क्या है, तो 2011 में 984 और 2001 में 986 था। माने 2011 के जो जनगणना हुआ था सभी देशों के अनुरूप, उसमें विश्व के जनसंख्या का लिंगानुपात जब निकाला गया तो उसका 2011 का था 984 और उसके पहले 2001 का 986। कुछ प्रमुख देशों का लिंगानुपात लिखा हुआ है, जैसे चीन का 2001 में 944 और 2011 में 926। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि चीन जनसंख्या में कुछ नियंत्रण किया हुआ है, माने उसका कुछ जनसंख्या नियंत्रित हुई है, इसलिए वहाँ का जो लिंगानुपात हुआ है। नियंत्रित का अर्थ यह हो गया कि जैसे यहाँ पर 926 और यहाँ पर 944, इसमें पुरुषों की जनसंख्या कुछ अधिक हो गया है और स्त्रियों की जनसंख्या कम हो गया है। भारत में 933 था 2001 में और 2011 में 943, माना यह अच्छा माना जाएगा। अमेरिका में 1029 था पहले और 1025 अब हुआ है। इंडोनेशिया में 1004 था लेकिन इसमें 2011 में घटकर 988 हो गया है। ब्राज़ील में 1025 था, अब 1042 हुआ है 2011 के अनुसार। पाकिस्तान में 2001 में 938 था और 2011 में 943 हो गया, माने यह और यह भारत के एकदम सेम है। इसके बाद रूस का 1140 है 2001 में और 2011 में 1167 है। बांग्लादेश का 958 था 2001 में और 2011 में 978 था। जापान का 2001 में 1041 था और 2011 में 1055 था। श्रीलंका का 1010 था, माने 1010 था 2001 में और 2011 में 1034। नेपाल का 1005 था, माने 2001 में और 2011 में 1014 है। यह स्रोत है, यह स्रोत में लिखा हुआ है 2011 वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोडक्ट्स के अनुसार, माने उसी साइट से इसको माने इकट्ठा करके यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारत की जनगणना 2011 का पूरा विस्तृत चर्चा कर लिए और इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, माने बार देखिए। और आप अगर सहूलियत से और अच्छा माने इसको करना चाह रहे हैं तो इसको 1 से 2 बार अगर लिख सकते हैं तो लिख भी लीजिए या 2 से 4 बार वीडियो भी देख लीजिए, तो आपका मौखिक याद हो जाएगा। और इसमें ऐसा क्वेश्चन डाला गया है कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छा साबित हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्योंकि इसमें इससे ऐसे पॉइंट को डाला गया है जो एग्ज़ाम में एकदम नेसेसरी पूछेगा। और 2021 का जनसंख्या एकदम बहुत नियरेस्ट है, इसलिए आने वाला एग्ज़ाम में इस जनगणना 2011 से ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा। 2 पूछे, 1 पूछे, 4 पूछे, लेकिन पूछेगा, क्योंकि फिर अगला जब जो जनगणना आ जाएगा 2021 का तो उससे भी पूछेगा और उसका इसका कंपैरिजन करके पूछेगा। जैसे इसमें 2001 और 2011 को मिला के कभी कभी पूछता है एग्ज़ाम में, चाहे उस टाइप के जैसे लिखवाया गया है
उसी तरीक़े से 2021 का जब जनगणना हो जाएगा तो उस समय क्या होगा कि 2011 और 21 का कुछ मिला जुला के पूछेगा कि वहाँ 2011 में कितना था, 2021 में लिंगानुपात कितना है, कितना वृद्धि हुआ है, कितना % वृद्धि हुआ है, घनत्व तो क्या हुआ है। माने इस टाइप के अनेक प्रकार के क्वेश्चन वो लोग बनाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत की जनगणना 2011 की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लिए और इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में हम समान अध्ययन से रिलेटेड जो भी माने टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पहले हिस्ट्री का इस शुरुआत किया जाएगा और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया जाएगा। आप लोग से नम्र आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें ताकि हम लोग को सपोर्ट मिल सके, हम उत्साहित होकर और ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सके। तब तक के लिए नमस्कार।